नमस्कार टू ऑल आयुर्वेदा लवर्स एंड नॉलेज सीकर्स। यहाँ आज हम सांडू फार्मास्यूटिकल की ओर से आरोग्य विषय ज्ञान श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपका स्वागत करते हैं। आज हमारा विषय है लिविंग विद कोरोना, व्हाट नेक्स्ट, रोल ऑफ आयुर्वेदा। इस विषय से हमने इस ज्ञान श्रृंखला की शुरुआत करने की वजह यह है कि आप जानते ही हैं, पिछले साल यानी 2020 में कोरोना नामक इस व्याधि के वजह से सब जनजीवन किस तरह से रुक गया और हमारा समाज जीवन एक ऐसे नए मोड़ पे आ गया है कि जहाँ पे एक तंदुरुस्त शरीर और निरोगी शरीर ही आज की ज़रूरत हो गया है। तो इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए आज डॉक्टर मिलिंद पाटिल सर आए हैं और वो खुद एमडी आयुर्वेदा है और मेडिकल एडवाइजर है सांडू फार्मास्यूटिकल्स में। सर, मैं आपका इस ज्ञान श्रृंखला में स्वागत करती हूँ और हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की व्याधियों के लिए हमारे आयुर्वेद में, जो कि हमारा एक पुराना 5000 साल पुराना आरोग्य शास्त्र है, इसके बारे में आयुर्वेद में क्या बताया गया है कुछ? मैडम, इस बात पर मैं कुछ थोड़ा विस्तार से बोलना चाहूँगा। जब यह पैंडेमिक शुरू हुआ कुछ लगभग 1 साल पहले, तब ऐसी परिस्थिति थी संसार भर में कि हमारे पास कोई उपाय नहीं था। और जब हम आयुर्वेद में लोग विचार करने बैठ गए कि इस प्रकार की परिस्थिति का वर्णन ग्रंथों में कहाँ है, तो हमें ज्ञात हो गया कि चरक विमान स्थान के, चरक संहिता एक आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तक है, उसके विमान स्थान में 3रे अध्याय का नाम ही जनपदोध्वंसनी है। यहाँ हम जनपद शब्द का अर्थ, जनपद उध्वंसन शब्द का अर्थ पैंडेमिक के रूप में ले सकते हैं। इस अध्याय में विस्तार से जब देश कुपित हो जाता है, काल कुपित हो जाता है, जल कुपित हो जाता है, वायु कुपित हो जाता है, तो जनपदों में किस प्रकार का उध्वंस होता है इसका विस्तार से वर्णन है और यह काफ़ी आज के पैंडेमिक से मिलता जुलता है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि इस अध्याय में पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए क्या प्रकार के उपयोग करने चाहिए, उपचार करने चाहिए, इसकी जानकारी भी काफ़ी विस्तार से, दिग्दर्शन ही सही लेकिन काफ़ी विस्तार से इन अध्यायों में की गई है। ओके सर, ये जानकर तो हमें और उत्कंठा बढ़ गई है कि किस तरीके से, तो इसकी चिकित्सा के बारे में भी जरूर कुछ न कुछ दिशा दर्शन आपकी संहिताओं में किया गया होगा। मैं दिशा दर्शन की बात जब करना चाहूँगा तो खास करके पैंडेमिक के दिनों में किस प्रकार की चिकित्सा होनी चाहिए इसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। और हम सबको एक आश्चर्य होता है कि पैंडेमिक का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम यदि उन्होंने किसी औषधि का वर्णन किया होगा तो रसायनों का उल्लेख है। वहाँ विधिवत रसायन औषधों का उपयोग करना चाहिए, इस प्रकार का वर्णन जनपद उध्वंसनीय अध्याय में मिलता है। उसी के साथ साथ चूंकि जनपदोध्वंसनीय में देश काल जल और हवा का कुपित होना होता है, तो एक विशिष्ट प्रकार का सदुरुक्त पालन करने के लिए भी इस अध्याय में बताया गया है। आज जो हम सदुरुक्त पालन करते हैं, जैसे कि मास्क लगाना, जैसे कि हैंड वॉश करना, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन करना, मैं समझता हूँ कि जब चरक ने कहा कि सदुरुक्त का पालन करना चाहिए, तब वो शायद इसी प्रकार के बिहेवियर की हम लोगों से अपेक्षा करते थे। इससे हम ये समझ गए हैं कि ये जो वैक्सीन है वो कोरोना नाम के एक स्पेसिफिक जीवाणु से हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अभी हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे अनेकों वायरस अपना दिन ब दिन स्वरूप बदल के आ रहे हैं। तो इसके लिए हम कैसे तैयारी करें, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, या फिर दैनंदिन जीवन में हमें आयुर्वेद को कैसे हम अपना सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना पसंद करेंगे। सही पूछा मैडम आपने। कोरोना के लिए जो तैयार किया हुआ वैक्सीन है वह केवल कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकता है और आज के वर्तमान में वही एक उपाय वास्तव में है कि कोरोना का प्रतिकार हम वैक्सीन से करें। लेकिन आपने एक अच्छा शब्द कहा, व्याधि प्रत्येनी। तो यह जो वैक्सीन है एकदम स्पेसिफिक व्याधि के विरुद्ध है जो कि कोविड-19 है। आप ये भी पढ़ रही होगी कि कोरोना वायरस दिन ब दिन अपना स्वभाव बदल रहा है। ये स्वभाव बदला हुआ वायरस वैक्सीन का किस प्रकार से सामना कर पाएगा अभी आज तक ध्यान में नहीं आया है। और वाई केवल कोरोना का क्यों हम विचार करेंगे, भविष्य में हो सकते हैं कि कोरोना से भिन्न अनेक वायरस हमें उनका सामना करना पड़े। ऐसी परिस्थिति में
भिन्न भिन्न वायरसेस के लिए सामना करने की तैयारी के लिए हमारा शरीर व्याधिक्षम होना चाहिए, व्याधि प्रतिकार करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए जो जनरल प्रकार की होगी। और जनरल प्रकार की यदि डिफेंस मैकेनिज्म हमें सुधारनी है तो आयुर्वेदोक्त आहार विहार, जैसे कि मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है, और औषध, इनका रोजाना हमारे शरीर व्यवहार में अनुष्ठान करना चाहिए। आप साल भर से देख रही होगी कि जिस प्रकार से च्यवनप्राश का, सीतोपलादि चूर्ण का, यष्टि मधु का, हल्दी का, संशमनी वटी या गुरुचि घनवटी का प्रयोग सर्वसामान्यों के लिए उपदिष्ट किया जा रहा है। उसका प्रयोजन ही यही था कि ये सारी औषधें व्याधि क्षमत्व सामान्य रूप से बढ़ाते हैं, और इस प्रकार का बढ़ा हुआ व्याधि क्षमत्व वायरस का प्रतिकार करने के लिए, न केवल कोरोना वायरस का प्रतिकार करने के लिए बल्कि अन्य वायरसों का भी प्रतिकार करने के लिए लाभप्रद हो सकता है। यह हमें सुचारू रूप से समझ लेना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद में रसायन और सद्वृत्त के बारे में बताया है, जैसे कि अभी हम जो मास्क वगैरह बाकी सब चीजें कर रहे हैं, तो रसायन का उपयोग हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं क्या? आपने सही प्रश्न पूछा। क्या हम रसायन का उपयोग व्याधि क्षमत्व या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं क्या? यस। जब ग्रंथों में रसायनों का उपयोग करना चाहिए इस प्रकार के पैंडेमिक्स हैंडल करने को, ऐसे कहा गया था, तब उनका कहना था कि व्याधि क्षमत्व बढ़ाओ, ताकि इन घटकों में यदि वैगुण्य प्राप्त हो जाए तो हमारा शरीर यदि व्याधिक्षम होगा तो इन वैगुण्यों से हम मुकाबला कर पाएंगे। तो आधुनिकों में भी यदि आप यह समझ लेंगे कि किस प्रकार से जर्म थियरी का उद्गम हुआ और फिर पेनिसिलिन का शोध कैसे लगा, इसमें से यदि हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि वे लोग भी व्याधि क्षमत्व का ही विचार कर रहे थे। जैसे कि लुईस पाश्चर, जिसको हम जर्म थियरी का पिताश्री मान सकते हैं, वो जब डेथ बेड पे थे तो उनको यह ध्यान में आया और उन्होंने अचानक, दिस इज ऑल रॉन्ग, द जर्म इज नथिंग, द टेरेन इज एवरीथिंग एंड वी शुड टेक केयर ऑफ द टेरेन, यह उनका मृत्यु शैया पर किया हुआ उद्गार है। इससे ध्यान में आता है कि जिस साइंटिस्ट ने, जिस वैज्ञानिक ने जर्म थियरी का उल्लेख किया, उनके ध्यान में आ गया कि व्याधि क्षमत्व ज्यादा महत्व का है। उन्होंने एक पर्टिकुलर शब्द का यूज किया था, टेरेन। हमारे आयुर्वेद में यदि टेरेन शब्द का अर्थ हम करना चाहेंगे तो उसको हम कहेंगे क्षेत्र या शरीर। तो शरीर या क्षेत्र बलवान होना चाहिए, होश बलवान होना चाहिए, इस प्रकार का विचार उन्होंने किया था। दूसरे एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लॉड बर्नार्ड। उन्होंने फिजियोलॉजी में एक कंसेप्ट का आरंभ कर दिया। उन्होंने उसको एक शब्द दिया, होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस, आप यदि थोड़ा भी आयुर्वेद जानती है तो होम्योस्टासिस का संबंध आप दोष साम्य इस सब शब्द से लगा सकती है। सो होम्योस्टासिस आयुर्वेद के अनुसार दोष साम्य है, और दोष साम्य जितना दृढ़तर होगा उतना शरीर का व्याधि क्षमत्व अच्छा होगा, इस प्रकार की हम वैद्यों की धारणा है। और जर्म थियरी वाले और फिजियोलॉजी वाले लोग जब कहने लगे कि टेरेन ही महत्व का है, होम्योस्टासिस ही महत्व का है, तब आपको आश्चर्य होगा, पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी को नोबेल प्राइज मिल रहा था, तब उन्होंने नोबेल प्राइज के व्याख्यान में ये कहा था कि यस, हमें पेनिसिलिन तो मिल गया है लेकिन इसका मिसयूज हम लोगों को घातक हो सकता है। यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने नोबेल प्राइज स्वीकारते समय किए हुए व्याख्यान में 1945 में करके रखा है। पूरे इन तीन शास्त्रों का यदि हम निष्कर्ष निकाले तो वे लोग भी यह चाहते थे कि शरीर व्याधिक्षम होना चाहिए, शरीर का व्याधि क्षमत्व स्ट्रांग होना चाहिए, जो आयुर्वेद में हम कह सकते हैं कि दोष साम्य अच्छा होना चाहिए। जिस व्यक्ति के शरीर का दोष साम्य ज़्यादा तगड़ा नहीं है, ज़्यादा स्थिर नहीं है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो उसका शरीर व्याधि क्षमत्व हम नहीं कहेंगे। जिस व्यक्ति के शरीर में दोष साम्य काफ़ी स्ट्रांग है, बलवान है, तो वह व्यक्ति कोई भी व्याधि क्षमत्व के लिए अच्छा होगा, और बाहरी घटक व्यापन्न भी हो जाए तो भी वह
बीमार नहीं होगा, विकृति से ग्रस्त नहीं होगा, या यदि होगा भी तो वो विकार ज़्यादा तीव्र नहीं होगा। तो पूरा आयुर्वेद जब दोष साम्य पर अपनी नींव रखता है, तब यही उसका मतलब है कि आयुर्वेद में हम व्याधि क्षमत्व को काफ़ी महत्व देते हैं। और यह आपने देखा होगा कि जैसे ही कोरोना की शुरुआत हुई, तब तो हमारे पास माने आधुनिक वैद्यों के पास कुछ सहारा नहीं था, कुछ औषध नहीं था, सिवाय निदान परिवर्जन के। जिस निदान परिवर्जन का अर्थ हम लोग भी भली भांति जानते हैं। सिवाय निदान परिवर्जन के कुछ न होते हुए उन्होंने आयुष काढ़ा, और फिर च्यवनप्राश, और फिर हल्दी का काढ़ा, फिर मंजिष्ठा का काढ़ा, इस प्रकार का जो स्वीकार तभी कर लिया था, वो इसी बात का द्योतक है कि हम दोष साम्य को महत्व देते हैं, जिससे व्याधिक्षम शरीर अधिक व्याधिक्षम तो धारण करता है और हम रोग से दूर रह सकते हैं। सर बहुत अच्छी बात बताई। सर ने बताया टेरेन यानी क्षेत्र ही इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से जब वायरसेस हमारे बॉडी को अटैक करते हैं, जैसे हमने पिछले टाइम भी देखा कि स्वाइन फ्लू, कॉलरा और प्लेग जैसी अनेक महामारियां अब तक हो चुकी है, और अभी कोरोना भी उसी का एक द्योतक है, और भविष्य काल में भी ऐसे बहुत सारी व्याधियां और वायरसेस आने वाले हैं। तो इस हिसाब से हमारा शरीर तो कुरुक्षेत्र हो गया सर। तो उस कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए हमारे शरीर को किस आहार विहार और औषध से तैयार करना चाहिए, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। अच्छा शब्द आपने यूज किया, कुरुक्षेत्र। तो इस क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए आयुर्वेद के उपदेश एकदम सही है। जब हम आयुर्वेद में चिकित्सा का उपयोग करते हैं, तब प्रायः हमारी विभाग आहार विहार और औषध इस तरीके से जाता है। तो कंट्रोल डाइट कंट्रोल एक आहार में आ जाएगा। डाइट कंट्रोल यदि हो तो हमारे शरीर में आम नाम का विष उत्पन्न नहीं होगा। यदि शरीर में आम उत्पन्न नहीं होगा तो अन्य जो घटक रहते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया जैसे, वो अपने शरीर पर आघात उत्पन्न नहीं कर सकते। यह मतलब है डाइट कंट्रोल करने का। डाइट कंट्रोल का उपयोग आमोत्पत्ति रोकना यह होता है। डाइट कंट्रोल के साथ दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइज बराबर करते रहना चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इन दोनों के साथ यदि हम औषधों की योजना कर दे तो हम संपूर्ण होलिस्टिक सर्वांगीण चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। कोरोना के संदर्भ में यदि कहना है तो हम, चूंकि कोरोना वायरस प्राणवायु स्रोत को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन संस्थान को पर आघात करता है, हम ऐसे मेडिसिन चूज करते हैं, ऐसे मेडिसिन का, ऐसे वनौषधियों का चयन करेंगे जो प्राणवायु स्रोत को बल दे और साथ ही साथ रसायन भी हो। तो इस प्रकार के कुछ औषध है, सर्वपरिचित है। एक द्राक्षा है, एक यष्टि मधु है, एक वासा है, अडुरसा नाम से मराठी में हम उसे जानते हैं। पिपली का रसायन हम कर सकते हैं। इन सारी औषधों का, हल्दी का उपयोग हम कर सकते हैं, मंजिष्ठा का उपयोग हम कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन जो आयुर्वेदोक्त है, वे सारे मेडिसिन प्राणवायु संस्थान को, श्वसन संस्थान को बल देती है, और इस संस्थान को बल देते हुए तो जब रसायन का काम करती है तो व्याधि क्षमत्व भी अच्छी तरह से बढ़ता है। इस दो प्रकार से यदि हम कोरोना का विरोध करेंगे तो भविष्य में भी कोरोना सम जितने भी वायरल पैंडेमिक्स आने बाकी है उनको हम आने के पहले ही रोक सकते हैं, यह मेरा विश्वास है। धन्यवाद सर, आपने हमें आयुर्वेद और उसका महत्व और उसका हम दैनंदिन जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं आहार विहार और औषध के रूप से, इसके बारे में जो आपने जानकारी दी है उसके लिए काफ़ी धन्यवाद। और हम फिर से चाहेंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू फॉर द व्यूअर्स फ्रॉम सांडू फार्मास्यूटिकल्स। इस आरोग्य श्रृंखला में आप हमसे जुड़े रहिए, हम आते रहेंगे आपसे मिलने के लिए फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न रहेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@sandu.in पर। टू नो मोर अबाउट द सांडू फार्मास्यूटिकल्स प्लीज विजिट www.sandu.in, या फिर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। आपकी जिंदगी बेहतरीन बनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए।